बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की सियासत का बखेड़ा पाकिस्तान से बाहर भी रहता है। कभी हम लंदन प्लान की बात करते हैं, कभी हम दुबई प्लान की बात करते हैं, और कभी पता नहीं कहाँ कहाँ मुलाकातें होती। क्यों मुलाकातें हैं दुबई में? ज़ाहिरी बात है, एक तो नवाज़ शरीफ साहब अभी वतन वापस आ नहीं रहे या आ नहीं सकते, एक तो ये सवाल है। दूसरा ये कि ज़रदारी साहब और नवाज़ शरीफ साहब की जो मुलाकात है, इससे पहले मुलाकातें हुई थी और मौलाना साहब इन मुलाकातों पे नाराज़ हो गए थे। अब जब ये दो बड़ी जमातें मिल रही हैं और पीडीएम के सरबराह मौलाना साहब अगेन इन मुलाकातों का हिस्सा नहीं हैं, तो क्या उनको एतमाद में लिया गया, ये नहीं लिया गया? निगरां सेटअप के हवाले से हमारे ज़राए दावा करते हैं कि निगरां वज़ीर आज़म के ऊपर ज़्यादा बातचीत है। आइंदा का नक्शा क्या होगा? इससे कबल नवाज़ शरीफ साहब ने कुछ अहम मुलाकातें की हैं। वो सऊदी अरब भी गए थे और वहाँ पे जो शाही ख़ानदान है, हमारे ज़राए के मुताबिक उनकी वहाँ पे मुलाकातें हुई हैं। और नवाज़ शरीफ साहब चाहते हैं कि जब वो वतन वापस आएँ तो जो मुआशी पाकिस्तान की मुश्किलात हैं उसके लिए उनके पास कुछ एश्योरिटीज़ हों, गारंटीज़ हों, बिलखुसूस उन ममालिक की जहाँ पे उनके ज़ाती ताल्लुकात हैं। कुछ तो रियासतों से ताल्लुकात हैं, लेकिन हम जानते हैं कि जो सऊदी शाही ख़ानदान है उसके शरीफ ख़ानदान से बहुत देरीना और बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। जो इसके अलावा मामलात हैं जनाब, उन मुलाकातों का क्या अंदरूनी कहानी क्या है, कुछ उस पर हम बात करेंगे। फिर चेयरमैन पीटीआई का तोशाखाना का केस बिल्कुल आखिरी मराहिल में है। क्या वही कॉन्सिक्वेंस होगा जो नवाज़ शरीफ साहब के लिए था कि अगर कन्विक्ट होते हैं तो नाअहल हो सकते हैं, और ये जो मामला है ये किस तरफ बढ़ने जा रहा है? लेकिन उससे कबल एक और बात भी है जो बड़ी अहम है, वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में अब एक हल्का ऐसा है जो मुसलसल नवाज़ शरीफ साहब को अगले वज़ीर आज़म के तौर पर पेश कर रहा है। कुछ सहाफ़ियों ने 2 दिनों में जो ख़बरें दी हैं और उन ख़बरों के मुताबिक ये दावा किया गया है कि इस्टेब्लिशमेंट को शायद नवाज़ शरीफ साहब कबूल नहीं है और शहबाज शरीफ साहब की कबूलियत ज़्यादा है। जिस तरह के मुश्किल हालात में, जिस तरह से नो कॉन्फिडेंस के बाद जो हुकूमत पीडीएम की इत्तेहादी जमातों ने संभाली और अब तक के जो मामलात हैं जैसे शहबाज शरीफ साहब ने चलाए, वो उनके बारे में बहुत अच्छी राय पाई जाती है। ये ख़बर जो है इसमें कितनी सदाकत है, कितनी स्पेकुलेशन है, कितने फैक्ट्स हैं, ज़ाहिर है इसको देखा जाना चाहिए। लेकिन क्या वाकई इस्टेब्लिशमेंट आज भी नवाज़ शरीफ साहब के लिए नाराज़ है या नहीं? कल वज़ीर दिफा ने हमारे कुलीग काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम पे ये दावा किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नवाज़ शरीफ से नाराज़ है। और नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के हवाले से भी जो स्पेकुलेशंस हैं उसमें जो हमारे सोर्सेज दावा करते हैं कि वो सितंबर के मिड में आएंगे, जिसकी बुनियादी वजह चीफ जस्टिस साहब का जाना है। जनाब, इसके अलावा पंजाब की निगरां हुकूमत ने 225 अरब रुपए जो है मुख्तस किए हैं। ज़राए के मुताबिक सरकारी अफसरान की गाड़ियों की ख़रीद उन्होंने करनी है, नई गाड़ियाँ ख़रीदनी हैं। ये मामला, इस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ। ज़ाहिर है निगरां हुकूमतों का ये काम नहीं है, बिलखुसूस ऐसे माहौल में जब मुल्क कर्ज़े के नीचे दबा हुआ है। और कर्ज़ के लिए वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं कि मिन्नतें कर कर के रातों की नींदें उड़ी हुई थी और कर्ज़ मिला है, तो आप ऐसे अल्ले तल्ले क्यों कर रहे हैं? और निगरां हुकूमतों के मैंडेट में भी इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, तो क्यों ये किया जा रहा है? कुछ इस पर भी हम बात करेंगे। और जो आखिरी नुक्ता आज के प्रोग्राम में हमने आपके सामने रखना है वो है कि अब जो मामलात हैं इत्तेहादी जमातों के माबैन वो तो तय पा जाएंगे। एक नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की भी सिविल सोसाइटी पाकिस्तान की बात करना शुरू हो गई है। क्या उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मुस्तकबिल है या नहीं? मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते जी। हमें ज्वाइन करेंगे अफजल भट्ट साहब जो कि सदर हैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के, और हमारे पास मौजूद हैं शुएब शाहीन साहब जो कि मुल्क के मारूफ कानूनदान हैं और साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्जा साहब, साबिक सदर है सुप्रीम कोर्ट बार के और JUI के सीनियर रहनुमा हैं। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। मेहमानों की तरफ जाने से पहले यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मेहमानों की तरफ गुफ्तगू लेके जाएंगे। स्टे ट्यून्ड। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ आ चुके हैं और बट साहब, बात तो हमने
पैमरा तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से भी करनी है तफसील से, लेकिन पहले हम ज़रा ये लंदन और दुबई और सऊदी अरब, ये जो है मुसल्लस मोहब्बत की, इस पर ज़रा बात कर लें। आप गए थे लंदन रमज़ान में और नवाज़ शरीफ साहब की आपकी मुलाकात हुई थी। कुछ सहाफ़ी दोस्त ये दावा कर रहे हैं कि स्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई रुकावट है। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो मौजूदा है उनकी तब्दीली तक वो वापस नहीं आएंगे। कुछ रोशनी डालिए आपकी मुलाकात के तनाजुर में, और आपने जो ज़ाहिर है एक सहाफ़ी वहाँ पे बैठ के असेस भी करता है चीज़ों को, तो आपके ख्याल में कोई मसला है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, या सिर्फ अदलिया में तब्दीली का इंतज़ार है मियाँ साहब को? देखिए, इसमें जब मियां साहब से बात हुई थी वो तो बहुत पुराना 3-4 माह गुजरे हैं। उस वक्त अभी फेडरल गवर्नमेंट की और सुप्रीम कोर्ट की इस तरह खुलकर मुआवजराई नहीं हुई थी। लेकिन मैं तो उस वक्त बेसिकली आपको पता है कि उस वक्त भी हमने एक सिलसिला शुरू किया था तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक सेम टेबल पे बैठाने का जी। मेरा एक वफद इम्तियाज आपकी सरबराही में इमरान खान साहब से मिला था, और मैं क्योंकि लंदन में था मुझे ये कहा गया कि आप वही इनविटेशन जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब को दें। मैंने वो मियां नवाज शरीफ साहब को पेश किया और फिर मैंने उनसे बातचीत की बड़ी खुल के कि आप पाकिस्तान कब आ रहे हैं। और उस वक्त तो मियां साहब दोनों से शाकी थे। उन्होंने कहा बट साहब क्या करना है पाकिस्तान आके। मैं कह रहा क्यों इलेक्शन आप। उन्होंने कहा जी जब किसी एक जज का दिल करता है उठाकर बाहर फेंक देता है, जब एक जर्नैल का दिल करता है उठा के बाहर फेंक देता है, तो पहले बट साहब मिलजुल कर इन दोनों इदारों को ठीक करें तब मुल्क आगे बढ़ेगा। अच्छा, बट साहब को कॉल आ गई और वो डिस्कनेक्ट हो गए। बात बड़ी अहम कर रहे थे कामरान मुर्सा साहब। बट साहब कह रहे हैं जी कि दो जो बड़ी रुकावटें हमेशा से रहती हैं जमहूरी अमल में, जिसकी तरफ नवाज़ शरीफ साहब इशारा कर रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट और जो जुडिशल एक्टिविज़म है, किस तरीके से देखते हैं आप ये मामला ठीक हो जाएंगे? अब आप लोगों की थादी हुकूमत, अब गुफ्तगू हो रही है निगरान सेटअप के लिए, पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का नक्शा भी तय कर रहे हैं आप लोग, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी के लिए भी आप लोग अब बात कर रहे हैं। देखिए, इसके लिए सिर्फ दुआ की जा सकती है, शायद दुआ से काम नहीं चल पा रहा। मैं खुद भी मिला था मियां साहब से 2-3 महीने पहले, और वो पार्टी की तरफ से ख्वाहिश के तरफ से काल के इंतजार में थे, और अब भी जो है वो शायद माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे, या माइंड मेकअप अगर कर भी रहे हैं तो कुछ रुकावटें जो है उनके ख्याल में मौजूद है। बावजूद ये कि एक कानून को अमेंड भी कर दिया गया, और तब भी जो है ना वो फिर वक्त आने के लिए तैयार नहीं है। अगर तैयार होते तो अब तक आ गए होते। लेकिन क्या उनके आने के बाद उनको जेल लाजमी जाना पड़ेगा? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये भी एक वजह है कि वो आएंगे और लाजमी उनको, बिकॉज वो स्कॉन्डर हैं, उनको जेल जाना पड़ेगा, या उसके बगैर उनको उनकी सज़ा ख़त्म होने के इम्कानात हैं? लीगली पूछ रही हूँ। लीगली तो ये है कि वो उनकी जो अपील है वो डिसमिस है, मगर वो उनको राइट ऑफ रिसरेक्शन दिया हुआ है। राइट ऑफ रिसरेक्शन से मुराद ये है कि जिस वक्त आया वो अप्लाई कर दे और वो अपील वापस जो है ना ऑन एप्लीकेशन शोइंग द गुड काज जो है ना वो अपील दोबारा जिंदा हो सकती है। तो वो अपील तो जिंदा हो सकती है, मगर उसके साथ साथ जब वो आएंगे, क्योंकि उनकी जो अपील जब डिसमिस है तो जो ट्रायल कोर्ट की जजमेंट है वो अपील है और उसमें वारंट होंगे। तो जब परपेचुअल वारंट होते हैं तो उसकी सस्पेंशन फिर रिक्वायर्ड होगी। सस्पेंशन के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो वो तरीका जो इख्तियार हुआ था कि जब कस्टडी में थे उसको सस्पेंड करके उनको जाने की इजाजत दी थी। एक और तरीका है कि बाद औक़ात अगर कोई सरेंडर करना चाहे तो वो हाई कोर्ट की प्रोटेक्शन में आके ठीक है उसको अपनी अदालत तक पहुंचने के तक जो है ना उसको ये पुलिस को या लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को कह सकती है कि आप इसको गिरफ्तार न करें, और उसके बाद उसका मैरिट में भी देखा जा सकता है। ये एक मुमकिनात में है। बात होगा क्या ये मुझे नहीं पता, मगर मुमकिनात में। ठीक है बट साहब, अगर आप जो हैं वो अपना फ़ोन वो डोंट डिस्टर्ब वाले मोड पे लगा लें तो हम आपकी बात भी मुकम्मल सुन लेंगे। शुएब शाहीन साहब, दुबई में मुलाकातें हो रही हैं और माजी में भी ज़ाहिर है लंदन में मुलाकातें, दुबई में मुलाकातों के ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म होता रहा है, लेकिन क्यों तरजीह है हमारे सियासतदानों की कि वो बाहर जाके इस तरह की मुलाकातें करते हैं?
देखिए मैं समझता हूँ तो ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि हमारे 25 करोड़ आवाम का फैसला जो है या वो लंदन में होता है या दुबई में होता है। ये खानवादे जो वहाँ जाकर मुलाकातें करके इक़्तिदार की बंदरगांठ के लिए वहाँ बैठते हैं, तो भाई अगर अपने मुल्क में आपने रहना नहीं है, कारोबार आपने यहाँ नहीं करना, औलाद को आपने वहाँ रखना है, बिज़नेसेस आपके वहाँ हैं, इलाज आपका वहाँ है, आपको तफरीह वहाँ करनी है, तो इस मुल्क में सिर्फ़ आपने याशी करने के लिए आना है या अपने गुलामों पे हुक्मरानी करने के लिए आना है? तो फिर इनमें और अंग्रेज़ों में क्या फ़र्क रहा? तो वो वही आका होते थे और हम सब यहाँ के गुलाम होते थे और अब वही तर्ज़ अमल और तरीक़ा वारदात दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक़्त हुकूमत में और इक़्तिदार में हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के लोग हैं, वो यही कुछ कर रहे हैं। तो अगर ये तर्ज़ अमल है, तो मेरा ख़्याल है कि हमें लोगों को सोचना चाहिए, हमें पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने बंदरबांट आपस में ही करनी है, तो फिर क्या यानी सिर्फ ये नहीं है कि टैरिफ सेटअप क्या होगा, तो आगे क्या किससे क्या बनना है क्या नहीं बनना है, तो फिर इलेक्शन कमीशन आप पाकिस्तान को बीच में से हटा दें, फिर आप बीच में से जो वोटर है उसको भी बीच में से निकाल दें, यानी आवाम की तो फिर कोई हैसियत ही नहीं है कि वो वोटर्स के पास जाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करें, जबर और खौफ की फिजा खत्म करें, लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग पीटीआई को मौका दें कि वो ताकि इलेक्शन की फिजा और माहौल बनाए। पिछले अगले 2 महीने या 3 महीने बाद इलेक्शन है ना, या 2.5 महीने बाद होगा या 3.5 महीने बाद होगा, इससे ज्यादा तो आगे नहीं जा सकता, जिसका आज भी गैर यकीनी की कैफियत है। अनसर्टेनिटी की यह हालत है कि कोई भी शख्स ये मानने को तैयार नहीं है कि इस साल 2023 में अक्टूबर नवंबर तक इलेक्शन हो जाएंगे, ये कोई शख्स मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, और रोज एक नई कियासत सामने आती है। ठीक है, या तो कोई ये जो आपने पहले बात की, मैं जरा कामरान मुर्तज़ा साहब से इस पे कमेंट ले लूं। कामरान साहब, जो शुएब शाहीन साहब कह रहे हैं, कामरान साहब हैं हमारे साथ, ये नहीं है? अच्छा, वापस उनसे रब्ता करते हैं जी। एक तो ये इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी का मामला होता है, कभी कभी ये बड़ा ख़राब हो जाता है। तो बहरहाल शुएब शाहीन साहब, आप अपनी बात मुकम्मल करते हुए साथ में तोशा खाना का जो मामला है वो भी आखिरी मराहिल में है, कुछ उसके हवाले से भी बता दीजिए कि जो नवाज़ शरीफ साहब के साथ हुआ था, उनकी एक वो इनकम जो वो ले सकते थे वो ना लेने के ऊपर उनको करप्ट प्रैक्टिसेस का वो कह दिया गया। तो क्या खान साहब के ऊपर भी करप्ट प्रैक्टिसेस के मामलात के तहत कार्रवाई आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई देती है? मैं, क्योंकि आप लीगल एडवाइज़र भी हैं उनके, तो आप देख रहे होंगे सारे मामले को, किस तरफ जाता हुआ आपको दिखाई देता है ये मामला? ठीक है, पहली बात तो यह है कि तोशा खाना में 2 चीज़ें आप जहन में रखें। एक वो है कि जिसने कानून कायदे के मुताबिक कोई चीज़ ली और उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ की या रखी अपने पास या किसी को गिफ्ट आउट की, दैट इज नॉट ए क्राइम। क्राइम वो है कि जैसे मरियम नवाज ने, आसिफ अली जरदारी ने, यूसुफ रज़ा गिलानी ने और नवाज शरीफ ने गाड़ियां ली जो कि रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक वो ले नहीं सकते। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर खान साहब की कोई किसी किस्म का कोई उनके लिए प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, जिस तरह तोशा खाना का ओरिजिनल ऑर्डर था उसको चैलेंज किया और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग है, उसकी एक ब्रांच के तौर पर उन्होंने भेज दिया इस्लामाबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हुमायूं दिलावर जो इस केस को चला रहा है 2014 से लेकर ऑनवर्ड मुस्तकिल डिफरेंट डेट्स में उसने अपनी फेसबुक से मुख्तलिफ बड़े गलत किस्म की भी तस्वीरें लगा के खान साहब के खिलाफ पोस्टें लगाई हुई हैं। जब उनको एप्लीकेशन दी गई कि और डे टू डे हियरिंग कर रहे हैं, उनको एप्लीकेशन दी गई कि जनाब आप इसमें बायस्ड हैं, आपको इमरान खान से अगर नफरत है आप जरूर रखें, लेकिन बतौर जज आप इस केस को नहीं सुन सकते। उन्होंने कहा नहीं जी मैं तो सुनूंगा इसको, और ये भी एडमिट किया कि हाँ जी फेसबुक का अकाउंट तो मेरा है, मोबाइल भी मेरा है, लेकिन मैंने वो पोस्टें नहीं की। तो भाई अगला सवाल आया कि क्या आपने वो पोस्टें कई सालों पे मुहित हैं, क्या आपने उनको डिलीट किया, क्या आपका अगर मोबाइल मिसयूज हुआ तो आपने उसकी कई इंक्वायरी की, आपने किसी जगह कुछ कहा, कुछ एक लफ्ज नहीं कहा, अगर ऐसे बायस जज से आपने केस का फैसला कराना है तो फिर मुझे बता दें कि फिर इंसाफ कहाँ होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पे जरा रुकिए, मैंने आपसे साइफर के मामले पे बात करनी। बट साहब वापस कनेक्ट हो गए हैं। बट साहब आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे और उस बात के ऊपर जो आपका कनेक्शन टूटा है, तो मैंने कहा शायद वो कहते हैं ना और लाइन कट गई वाला हिसाब ना हो गया हो। आप कह रहे थे कि वो कह रहे हैं कि जजेस और जनरल्स इनके मामलात को ठीक करना होगा। आज के सिनेरियो में आज प्रेस क्लब में एक बार फिर
आप लोग PFUJ के प्लेटफॉर्म से एक नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये सिनेरियो दुरुस्त हो गया है जैसे नवाज शरीफ साहब चाह रहे थे? देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी तो ये हमने कोशिश शुरू की है। आप जानते हैं कि 77 में PFJ की जो मूवमेंट थी वो हमारे सामने है, परवेज मुशर्रफ के दौर में जो मूवमेंट थी वो हमारे सामने है, इमरान खान साहब के दौर में जब मीडिया पर पाबंदियां लग रही थी वो दौर हमारे सामने है, और आज का जो घुटनज़दा माहौल है कि जो सियासी इंतशार है, जो घुटन है सोसाइटी के अंदर, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी शायद इसका पूरा इदराक नहीं है कि वो किस तबाही की तरफ मुल्क जा रहा है। और स्टार्ट में आप अगर 90 से लेकर 2006 तक देखें तो शायद पीपल पार्टी और नून लीग दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी। ये 2005 तक किसी तरह खेल खेलती थी, इन्हें इदराक नहीं था। ये दूसरे को किसी भी तरीके से किसी दूसरे फ्रीक को गिराने को अपनी फतह समझते थे, और हम ये समझते हैं कि 2006 में दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने माई से बहुत सीखा और फैसला कर लिया कि एक दूसरे को गिराने के लिए हमने किसी का कंधा इस्तेमाल नहीं करना, कोई गलत रास्ता, गैर कानूनी रास्ता, गैर आईनी रास्ता इख्तियार नहीं करना। और ये कोई अचानक रातों रात नहीं हो गया था। ठीक है, इसके लिए पाकिस्तान PFUJ, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी ने बड़ा प्रेशर क्रिएट किया था, बड़ा जो है वो माहौल बनाया था, पूरा मुल्क से लेकिन बट साहब इसमें जो एक जो नुक्ता है, आप जो कोशिश कर रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ नुक्ता है कि आप तो सियासी जमातों को बिठा रहे हैं, सियासी जमातें जो अग्रीव्ड हैं उस अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंक्रोचमेंट की, वो कहते हैं असी तो आपे रो रहे हैं, तुसी भी सानू कहते हो कि जनाब तुसी, क्या आपको लगता है कि मिल जाएं अगर सारी सियासी जमातें मिनिमम एजेंडा के ऊपर? हमारा मकसद कल का ये था, नेशनल डायलॉग फॉर न्यू चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। हम ये समझते हैं कि पहला एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, उसकी सारी सिक्कों पर अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन वो एक सिंबल बन गया है कि सियासी जमातें टेबल पर बैठ सकती हैं। सियासी जमातें किसी मसले के हल के लिए अपने जाती अनाद, अपने जाती इख्तिलाफात को भूलकर फॉर नेशनल इंटरेस्ट सर जोड़कर बैठ सकती है, वो एक सिंबल है बेसिकली जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था। तो हम ये समझते हैं कि अब क्योंकि वो दो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उसमें मेजर छोटी जमातें भी थी, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत हाल ये है कि वो कोई उसका हिस्सा भी नहीं थी, और आज की जो सूरत हाल ये है कि इसमें हमारी ये ख्वाहिश है कि PTI की लीडरशिप को भी ये इदराक हो जाए कि सियासी जमातों की जो लीडरशिप थी, ख्वाब आसिफ अली या जरदारी साहब थे, उनसे आप नफरत भी कर लें, लेकिन उनकी आप पाकिस्तान की शहरियत कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, आप उन्हें देश निकालना नहीं दे सकते। आप जरा यहाँ पे रुकिए, मैं शेख शाहीन साहब से ये पूछूंगी कि वो किस तरह से इसको, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर है, उन्हीं के साथ बैठना पड़ेगा, आप उन्हें पसंद करें या ना करें। इसलिए मेरी इन दोनों सियासी जमातों से भी दरख्वास्त है कि ये भी बड़ा दिल करें और कोशिश करें कि वो इनके साथ बैठ जाए। कामरान मुर्तज़ा साहब, जो शुएब शाहीन साहब ने पहले बात की थी, आपसे भी राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया था, पहले उस पर जवाब दे दीजिए कि दुबई में और लंदन में मुलाकातें क्यों, पाकिस्तान के मामलात पाकिस्तान में क्यों नहीं डिस्कस होते, कुछ इस पर रोशनी डाल दीजिए। और फिर जो व्हाट्सअप बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी जब इंतखाबात की तारीख के मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था डायलॉग का, तब भी मौलाना साहब ने बहुत सख्त उस वक्त अपना मौक़िफ़ रखा और उन्होंने कहा कि इजाज़त तो दे दी कि आप कीजिए मुज़ाकरात, लेकिन मैं हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं बात नहीं करूंगा। तो अभी भी यही होगा कि मौलाना साहब अभी भी कायम हैं कि खान साहब की जमात और वो खुद सियासी स्टेक होल्डर नहीं है सिस्टम के? आइडियोलॉजिकली तो ये बात तो आपकी बहुत अच्छी है कि जो पाकिस्तान के मामला पाकिस्तान में तय होने चाहिए, मगर जो हार्ड ये भी है कि कुछ लोग किसी तरह से मुल्क से निकाले गए होते हैं और किसी न कुछ ना कुछ उसके पीछे वो निकाले जाते, कोई ना कोई एग्रीमेंट जो ना वो मौजूद होता है, उसमें हुकूमतें भी शरीक होती है, उसमें रियासत भी शरीक होती है और उसमें वो शख्स भी शरीक होता है और उसके नतीजे में वो मुल्क से बाहर होता है और शायद उस वक्त तक वापस आ भी नहीं सकते जब तक उसको रियासत परमिट नहीं करती है। और भले वो जायज़ मामला हो या नाजायज़ मामला हो,
तो उसको 99 वाले मामले से जोड़ लीजिए या उसके बाद जो है ना उसके बाद वाले मामले से जोड़ लीजिए, मगर कहीं ना कहीं पे आपको जो ना ऐसे साए नजर आएंगे जिसके बारे में आप ठीक है। सो बुनियादी तौर पे नवाज शरीफ साहब की जो अदम मौजूदगी है मुल्क में उसकी वजह से मुलाकातें बाहर हो रही है। दूसरा जो मामला है जो भट्ट साहब कह रहे हैं कि नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जरूरत है जिसमें पीटीआई का शामिल होना भी जरूरी है। भी जवाब देते भट्ट साहब को, अगर कोई भट्ट साहब की खुदा ना खास्ता कोई तस्दीक करे, उनको जो है ना वो 100 आदमियों में, 1000 आदमियों में, लाख आदमियों में, 50,000 आदमियों में टेलीविजन पे बैठ के उनको जो है ना उनके नाम रखे, तो उसके जवाब में क्या आपको फूल पहनाए जाएंगे, कोई हार पहनाए जाएंगे? आप उस वक्त तक जो है आर्मी चीफ को अपना वालिद और कौम का भी वालिद करार दें जब तक आप ताकत में हैं, और उसके बाद आप खुद कहें कि जी मैंने तो इन चोरों डाकुओं से बात नहीं करनी, मैंने बात करनी है तो स्टैब्लिशमेंट से बात करनी है, तो आपके साथ कोई बैठना पसंद करेगा? ठीक हो गया। देखिए या रुक जाइए, मैं ब्रेक ले लूं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। किस तरीके से अगर कोई पाकिस्तान में एक नए सियासी इत्तेफाक राय की बात होती है, पीटीआई उसका हिस्सा बन सकती है, नहीं बन सकती, या उनके लिए वो कांटे का लफ्ज़ बोलते हैं ना कि कांटा मार दिया मेरे नाम पे, तो कांटा वाकई मारा गया या नहीं? ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक और मामला जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है वो पैमरा का तरमीमी ऑर्डिनेंस है जिसको मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया है। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग जो एसोसिएशन है उन्होंने तो उसको वेलकम किया है, और ये हम जानते हैं कि इस सारे मशावरती अमल में मीडिया की नुमाइंदगी थी, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब और दीगर कई लोग ऐसे हैं, और ख़ुद मेरी अपनी ज़ाती राय में भी, क्योंकि कोई यार्ड स्टिक हो नहीं सकती, तो आप आज़ादी इजहार राय के मामलात में पाकिस्तान वैसे भी बहुत बुरा परफॉर्म करता रहा है। हुकूमतें इस तरह के कवानीन को इस्तेमाल करते हुए सहाफ़ियों की आवाज़ें बंद करती हैं। तो इसमें जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन और इंटेंशन, क्योंकि आप देखिए, मुझे अगर कोई ये कहेगा कि दो सियासी जमातों के बीच में कोई बातचीत शुरू हुई है, मुझे मेरे सोर्स ने ये कहा, और उसके बाद उस बातचीत की कोई खबर पब्लिकली नहीं आती, वो जमातें उसको नहीं पब्लिक करती, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैंने गैर मुसद्दका खबर दी है और उस बात के ऊपर मुझे पनिशमेंट नहीं दी जानी चाहिए या दी जा सकेगी। बट साहब, दो तरह का रद्द अमल आ रहा है। एक तरफ तो कुछ अच्छी चीज़ें, उसका उस दिन भी आपने प्रोग्राम में जिक्र कर दिया था। ये जो आप तनकीद है इस पर बताइए कि इस पे कैसे आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि हामिद मीर और दीगर सहाफ़ी कह रहे हैं जी कि मज़ामत के अलावा हमारे पास रास्ता नहीं है। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी भी है ये ऑर्डिनेंस। देखिए, पहली बात तो ये है तंजीला के मैं तो कोई फर्द वाहद नहीं हूँ ना, मैं तो PFJ का प्रेसिडेंट हूँ, और PFJ की बॉडी का हमने 2 दिन बाद इजलास होगा जिसमें हम शिकवार जो है इसका जायजा लेंगे और उसके बाद तफसीली रद्द-ए-अमल देंगे। ठीक है, हमारे यहाँ तो ये है ना कि आदत है हम सब की कि भाई अभी फैसला होता है और अगले मिनट के अंदर हमने उसका आखिरी नतीजा निकालना होता है। पूरी दुनिया में ये तरीकाकार नहीं होता जो तरीकाकार हम अख्तियार करते हैं, ये पूरी दुनिया में नहीं है। ना कोई बंदा पढ़ता है बिल्कुल, ना उसके कोई 1 मिनट बाद बताए कि 3 मिनट के अंदर अंदर क्या आपके पास आ सकता है कि आप टीवी पे आके उस पे पूरे या उसे रिजेक्ट कर दें या उसे एक्सेप्ट कर दें। मैंने पहले दिन भी कहा था कि 3-4 दिन बाद हमारी मीटिंग होगी, उस मीटिंग के बाद हम तफसीली रद्द-ए-अमल देंगे, क्योंकि हम मैच्योर जो है वो जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और दूसरा, हम ऑन बोर्ड थे, 10 माह तक इस बिल पर काम हुआ है, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि जी अचानक रात के अंधेरे में ये बिल कैसे आ गया, ऐसा नहीं है। ठीक हो गया, ये वजाहत बड़ी जरूरी है। ये वजाहत बड़ी जरूरी है क्योंकि हम एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनी थी, और ये जॉइंट एक्शन कमेटी जो है तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के दौरान बनी थी, जिसमें PBA, जिसमें APNS, जिसमें CPNE, PFJ और एमिड्स 5 रुकनी ये कमेटी थी, जिसे हम जॉइंट एक्शन कमेटी कहते हैं। तो इसके मुज़ाकरात जो है वो तहरीक इंसाफ के दौरान इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के साथ शुरू थे। तो उस वक्त जो कानून साजी की कोशिश की जा रही थी उस हवाले से ये मुज़ाकरा जारी थे कि आप जो भी मीडिया लॉज लाना चाहते हैं, जो एग्जिस्टेंट
मीडिया लॉज हैं उन पर आप इस जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ बातचीत करें, और उसमें काफी जो है वो दौर भी हुए थे उस वक्त, क्योंकि मैं पीएफजे का प्रेसिडेंट नहीं था, मेरा बाद में इलेक्शन हुआ था, मेरे प्रेसिडेंट शहजाद जुल्फ़िकार साहब थे और सेक्रेटरी जनरल नासिर ज़ैदी साहब थे। इस गवर्नमेंट के आने के बाद भी वो सिलसिला जारी रहा और 10-11 माह इस पर डिस्कशन हुई है। ये कोई मामूली काम आप समझती है कि 72 साल के दौरान पहली दफा कोई ऐसा बिल आया है जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई टीवी चैनल 2 माह तक तनख्वाह नहीं देगा किसी वर्कर को तो उसके सरकारी इश्तिहारात बंद किए बड़ी बात जाएंगे। है, बिल्कुल बड़ी बात है, सही। ये आज तक नहीं हो सका था, ठीक है। अब इसी तरह जो बात जिस पे एतराज आ रहा है वो तो अच्छी बात थी ना, मेरे ख्याल के दूसरे दोस्तों ने बात करनी होगी, मैं उस पे आता हूँ कि बात और पहले बात चली फेक न्यूज की। हमारी कमेटी ने पूरी दुनिया का जायजा लिया और कहा कि फेक न्यूज की तो कोई दुनिया में इस नाम की कोई डेफिनेशन है ही नहीं। पूरी दुनिया में 2 डेफिनेशन चलती है, ठीक है। फेक न्यूज कोई नहीं देखता, इस हवाले से जो चीजें पूरी दुनिया में की जाती है वही 2 चीजों का आपने जायजा लिया, ठीक है, जिनका अभी आप जिक्र कर रही थी, ठीक है। और फिर उस पे बहुत सी चीजें हमने सारी रखी कि चेयरमैन पैमरा के पास एक आईनी इख्तियार था कि वो जब चाहे किसी चैनल को बंद कर सकता था, जब चाहे, जब जो भी लिखा हुआ था लॉ में, जैसे चैनल बंद नहीं हुए, हमने वो बैरियर लगा दिया है। बिल्कुल ठीक होगा। अगर किसी को एतराज है, डिसइंफॉर्मेशन को समझता है कोई हुई है, तो पहले वो कंप्लेंट कमीशन में रिपोर्ट आएगी, कंप्लेंट कमीशन बुलाएगा, हियरिंग करेगा, ठीक हो गया, फिर वो ऊपर रिपोर्ट जाएगी, फिर वो बोर्ड फैसला करेगा। ठीक है बट साहब, आपने बहुत अच्छे से इसको एलैबोरेट कर दिया। जो रातों रात चैनल बंद करने का फैसला इख्तियार था वो खत्म हो गया, छीन लिया है, ठीक है, ठीक है ना। हो सकता है बहुत सी चीजें इसमें हों, लेकिन कोई लॉ इटसेल्फ कुछ नहीं होता, असल चीज उसकी ताकत, उसके रूल्स होते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो भी खामियां सामने आ रही हैं, हो सकता है इसमें बहुत सी खामियां हो, रूल्स बनाते वक्त उन्हें इस तरह का कर ले कि ये बिल्कुल ठीक होगा। शुएब शाहीन साहब की तरफ लेके जाती हूँ मामला जी। शुएब, जो डिस्क्रेडिट हो चुका है मीडिया, जो एजेंडा जर्नलिज्म को रोकने का एक ही रास्ता है कि हम खुद उस रास्ते का तयन कर ले कि डिसइंफॉर्मेशन का के खिलाफ हम खुद भी हैं। ठीक है जी। शुएब शाहीन साहब, आपकी जमात ने यानी कि पीटीआई ने इसको मुस्तरद कर दिया, अगरचे पीटीआई ने खुद को बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया था आज़ादी इज़हार राय पे, लेकिन मैं उस बात की तरफ नहीं जाती हूँ। आपको लगता है कि ये सिर्फ सियासी बुनियादों पे ही हो गया कि आप लोगों को, शाह महमूद कुरैशी साहब को भी और आपकी जमात के तर्जुमानों को भी लग रहा है कि ये तो मीडिया का गला घोंटने के मुतरादिफ है वगैरह वगैरह? देखिए तंजीला, पहली बात तो यह है कि आज मुझे बताएं किसके हुक्म से, किस ऑर्डर के तहत आप चेयरमैन पीटीआई की ना तस्वीर लगा सकते हैं, ना उसका नाम ले सकते हैं। तो अगर आपने उसके खिलाफ भी बात करनी हो तो आपको उसके ऊपर पाबंदी है। ये जो नया बिल आया है उसके अंदर अभी इसकी तो जब आएगी सो आएगा बिल या एक्ट बनता है, उससे पहले आज मुझे बता दें, पैमरा बड़ा इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, बहुत बड़ी तारीफें हैं, सब कुछ है, मुझे बता दें इसके बारे में तो मैंने पैमरा का कोई नोटिफिकेशन भी नहीं देखा कि इसके ऊपर पाबंदी है। मुख्तदर तबकों ने, हलकों ने, जब हम आपसे पूछते हैं सब खामोशी से मुस्करा देते हैं कि किसी ने कहा है कि आज के बाद आप ना उनका नाम लेंगे, ना उनकी तस्वीर चलाएंगे, ना उसकी कोई न्यूज आएगी। अच्छा, ये तो आज की सिचुएशन है। दूसरी बात, अच्छी बात की है भट्ट साहब ने कि इससे कंसल्टेशन के प्रोसेस से गुजर के फिर आगे जाना चाहिए। वो अपना मौक़िफ़ देंगे आफ्टर कंसल्टेशन विद देयर बॉडी। और उसके अंदर जो अच्छी बात है वो ये है कि सैलरी वाली बात है कि वो वक्त पे मिलनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन क्वेश्चन उसके साथ 2-3 और बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात यह है कि ये जब आप बिल पेश करने जा रहे हो, आपकी अपनी उम्र है 2 हफ्ते, आप इसके अंदर वो ओपन डिस्कशन हो ही नहीं सकती इतने शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो आप इस वक्त उसको पुट कर रहे हैं। बेहतर होता कि आप अगली असेंबली में ले जाओ, या जब ये आए थे उस वक्त ये पुट हो जाता और सब लोगों को मौका मिलता। ठीक है, वक्त कम है, मुझे कामरान साहब का इस पे पॉइंट ऑफ व्यू लेना है जी। ठीक है कामरान साहब, किस तरीके से आप देखते हैं जी, ये हर हुकूमत जो है वो जब हिज़्ब इख्तलाफ होती है तो मीडिया की बहुत हमदर्द होती है और हमारे साथ खड़ी हो जाती है, और जब हुकूमत बनती है तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ फ़ैसला ऐसा कर लेती है कि कहीं ना कहीं वो गुंजाइश रखती है सहाफ़ियों को पे कदगन लगाने की, चैनल को बंद करने की, बाजू मरोड़ने की।
उसमें फिर उनको सहाफ़ी भी याद आ जाते हैं, उनको होटला भी याद आ जाते हैं, क्योंकि ये दो तबके ऐसे जो मुकाबला कर सकते हैं। बाकियों के मफाद होते हैं, हम तो कलम के मजदूर होते हैं। सहाफ़ी भी कलम का मजदूर होता है और वकील भी कलम का मजदूर होता है। वो मुकाबला कर पाता है, उसके मफादात अपने गवर्नमेंट के साथ ऐसे नहीं होते। तो फिर जो है ना वो सबको जो है वो अपने दौर में सहाफ़ी भी याद आते हैं और वकील भी। बात यह है कि इमीडिएटली तो इससे पहले हुकूमत गुजरी है, उससे हालात आज बेहतर हुए हैं या नहीं हुए। ये एक कानून है ना जी, कानून कभी भी बदली हो सकता है। इसको कल आने वाले मजीद इसको बेहतर कर सकते ये हैं। शुएब साहब जो सवाल उठा रहे हैं इसका आप जवाब दीजिए ना। आप तो सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हैं, वो कह रहे हैं किसके हुक्म के तहत हम चेयरमैन पीटीआई कहते हैं, मैं खान साहब भी कह लेती हूँ कभी कभी, लेकिन हमें चैनल ने कहा कि पाबंदी है। मैं इनको भी याद होगा कि ये 77 में पीपी पे एक दौर गुजरा, फिर 99 में नून पे एक दौर गुजरा, फिर 2016 में एमपीएम पे एक दौर गुजरा। तो ये पाकिस्तान में पहली बात नहीं है। आप पहले उन तीन को जो है ना वो कंडेम करें, उसके बाद उनको कंडेम करें जिनको आप वालिद करार देते हैं। आखिरी मुझे कमेंट चाहिए आप तीनों से क्विकली। बट साहब, ये जो निगरान हुकूमत 200 अरब की गाड़ियां खरीद रही है, ये अच्छी बात है बुरी बात है? दोनों सहाफ़ी वहाँ पे बड़े ओहदों पे हैं, मोहसिन नकवी साहब भी मीडिया से ताल्लुक है, आमिर मीर साहब का भी। ये गलत है, नहीं है। ख्वाजा आसिफ वाले केस के जो उसमें जो डिक्टम ले डाउन हुआ है उसके अगेंस्ट है, गलत किया जा रहा है। हम तो पहले मांग के जो है गुजारा कर रहे हैं। ठीक, बट साहब जल्दी से। देखिए, मुझे नहीं पता कि किस कानून के तहत खरीद रहे हैं। सरकार ज़ाहिर है गाड़ियों पे सफर करती है, साइकिल पे सफर तो नहीं कर सकती। हम इसको इंसानी अलमिया बना लेते हैं कि भाई गाड़ी क्यों खरीदी थी, और किसी जगह किसी सरकार को जरूरत है तो गाड़ी पे जाएगी या साइकिल पे जाएगी। बिल्कुल तो इसलिए मेरा ख्याल है कई रेलिवेंट चीजें हैं। पूरी अच्छा, दुनिया में लोग गाड़ियां ठीक है, वक्त खत्म हो गया। आई एम श्योर कि शुएब शाहीन साहब ने इसको कंडेम करना था। बहुत शुक्रिया जी, वक्त खत्म हो गया। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।